हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इडियम्स एंड फ्रेज का सेकंड पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो और इस वीडियो से जुड़ रहे हो, केबीएस की प्रिपरेशन अगर आप शिद्दत से करना चाहते हो, कहा जाता है ना, जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हो उसे मिलाने में पूरी कायनात जुड़ जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग है, ठीक है। खैर, अगर आप शिद्दत से प्रिपरेशन करना चाहते हो देन आप अपने व्हाट्सएप से इस नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और आप जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो उसको लिख करके आप भेज सकते हो। आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम रिगार्डिंग आपके नोटिफिकेशन से जितने भी केवीएस की नोटिफिकेशंस आएंगी या वीडियो की जितनी नोटिफिकेशन रहेंगी या हम जो भी एक्स्ट्रा कर रहे होंगे वो सब आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आपका क्या फायदा है, और अगर आप जुड़ोगे तो आपका क्या फायदा है, मैं दोनों चीजें बता देता हूं। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिससे आपको एक फायदा मिलेगा कि आपके ऊपर पढ़ने का प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे एक घाटा भी हो जाएगा आपका कि अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आप पढ़ोगे नहीं तो आई थिंक फिर आपके पास, आप ही जानते होगे कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको एक चीज का फायदा मिलेगा, वो ये है कि फाइनल जो पास होने की राहें हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में मैंने एंड करा था एक एक्सरसाइज से, जहां पे आपको ये सारी चीजें दी गई थी। आपको दिख रहा होगा ये 5 एक्सरसाइजेस मैंने आपको दी थी। एट 6 and 7 at 11th hour, back stairs gossip and bad blood, bag and baggage। तो ये 5 एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप, और हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट्स आया था पिछले वीडियो में कि सर आपकी जो है ना वो वॉइस स्टार्ट नहीं, मतलब सुनाई नहीं देती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं भी वो वीडियो दोबारा से देखा था, मेरी वॉइस पूरी की पूरी आ रही थी। तो अगर वॉइस आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज एक बार बोल दो कि यस सर वॉइस आ रही है, तो मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा कि हाँ वॉइस आ रही है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरे वीडियो में वॉइस अच्छी थी, अच्छे से आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइजेस को। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। और फिर हम आप लोग अपना अपना देख लो कि क्या क्या आपका सवाल जो जवाब है वो कैसा है। तो देखो दिया गया है एट 6 and 7 का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, किसी भी चीज का बिखरा हुआ होना, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इन डिसऑर्डर। तो जो डिसऑर्डर में होती हैं चीजें उसे हम बोलते हैं एट 6 and 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं करवा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत, आप सोच के देखो कि क्या एग्जाम्स में नहीं आ सकता है। किसी एक सेंटेंस में यूज कर लिया एट 6 and 7, उसके बाद आपसे पूछ लिया कि क्या है इसका मतलब, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं। एट 11th आवर का क्या मतलब होता है? जो अंतिम समय पे जो काम किया जाता है उससे होता है मतलब इसका, मतलब लास्ट पॉइंट पे, एट द लास्ट मोमेंट जो काम किया जाता है उसे एट द 11th आवर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब क्या होता है कि आपके बैक स्टेयर्स गॉसिप का थोड़ा सा आप कनेक्ट कराओगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियां। जो मजदूर काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो मजदूर काम करते हैं वो, जब आप देखो जब उनको धूप लगती है ना, जो भी मजदूर काम करते हैं जब उनको धूप लगती है तो वो किसी सीढ़ी के नीचे या कहीं ऐसे छायेदार जगह पे बैठ करके क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो सिंपल सी बात आप कनेक्ट करा सकते हो कि बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है मजदूरों से रिलेट करेगा, यानी कि हमारे नौकरों के बीच जो गपशप होती है उनसे रिलेट करेगा, ठीक है। जिसे हम लिख सकते हैं टॉक एमंग सर्वेंट्स। तो जो सर्वेंट्स के बीच में बातें होती हैं वो होती है बैक स्टेयर्स गॉसिप। तो इसको आप कनेक्ट करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा दिया गया है अगली एक्सरसाइज, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? शत्रुता होती है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? शत्रुता होती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम इनमिटी या बिटर रिलेशनशिप। कल मैंने बिटर के बारे में भी आप सबको बताया था कि बिटर क्या होता है या बिटर से हम किस चीज को याद रख सकते हैं। बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है, तीखा, इसलिए हम इससे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर समेत, मतलब आप सब कुछ पैक कर लो और चले जाओ, इस तरह से होता है। विथ ऑल बिलोंगिंग्स, जितनी भी चीजें आपसे बिलोंग करती हैं वो सब चीजों को आप ले लिए, बोरिया बिस्तर, इसी को बोला जाता है बैग एंड बैगेज। क्लियर? तो आज की हम कल की 5 एक्सरसाइजों को हमने आज पढ़ लिया। उसके बाद हम आज कम से कम 30
इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। तो प्लीज कॉपी एंड पेन लेके बैठो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहता हूं वैसे वैसे आप लिखते जाया करो, आपको आसानी होगी पढ़ने में समझने में, ठीक है। और जिनको पीडीएफ चाहिए होता है वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करें, या तुरंत कॉपी पेन लेके बैठा रहा करो, आप लिख लिया करो, ठीक है। चलिए पहला आता है हमारे सामने बेकर्स डजन। देखो बेकर्स डजन का बड़ा अच्छा मतलब होता है। डजन मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। डजन मतलब होता है 12। क्या होता है, 12 या 12। अब कोई भी चीज जो डजन में होती है उसमें संख्या कितनी होती है, टोटल 12 की होती है। 12 से एक बढ़ जाए, बेकर से कनेक्ट कराओ बढ़ना, एक बढ़ जाए, और ए जो लेटर है ये पहले नंबर पे आता है। बी फॉर बढ़ना आप कनेक्ट करा लो, और ए जो है वो पहले नंबर पे आता है। तो 12 से एक बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, 13। तो जो संख्या में 13 होता है उसे बेकर्स डजन बोलते हैं, ध्यान समझना। जो संख्या में 13 होता है उसे बेकर्स डजन। अब बहुत सिंपल तरीके से यूज किया जा सकता है आपके किसी भी सेंटेंस में कि जो केले हैं वो बेकर्स डजन है, तो मैक्सिमम लोग 12 लगा के आ जाएंगे आंसर। 13 होता है संख्या में, यानी 13, ठीक है। 13 इन नंबर, ठीक है। 13 इन नंबर को ही हम क्या कहते हैं, बेकर्स डजन कहते हैं। अगला दिया गया है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो देखो ध्यान से समझना, सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि ऐसा चम्मच जो थोड़ा महंगा होगा। तो आप ऐसी चीजों के साथ कह सकते हो कि धनी घर में पैदा होना, उसे बोलते हैं हम क्या कहते हैं, या धनी परिवार में पैदा होना ही हम क्या कहते हैं, बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। एक लड़का है जो सिल्वर स्पून अपने मुंह में लेकर पैदा हुआ है, सीधी इसका मतलब ये होता है। तो सिल्वर स्पून अपने मुंह में लेकर पैदा होने का क्या मतलब है, कि वो धनी घर में पैदा हुआ है, तभी तो उसके मुंह में सिल्वर स्पून है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एक धनी परिवार में जन्म लेना। क्लियर। अगला देखते हैं, बी इन ड्राइविंग सीट। तो आप क्या करते हो, फ्रंट सीट पे होते हो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको फ्रंट सीट पे रहना होता है। तो कुछ इसी तरह से इसका मतलब होता है सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना। भाई सिंपल सी बात है, जो भी मान लो ट्रेन को चला रहा होता है वो सारी जिम्मेदारी, जितने लोग उस ट्रेन में बैठे होते हैं, सारे ट्रेवलर्स जितने ट्रेवल कर रहे होते हैं, सारे ट्रेवलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, सारे ट्रेवलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर होती है, वो आपके ड्राइवर के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, ड्राइवर के ऊपर होती है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो इसका मतलब सारी जिम्मेदारियों का भार किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर ये सेंटेंस यूज हो गया, सॉरी ये क्लॉज यूज हो गया, तो आप उसकी मीनिंग को कैसे लिखोगे, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर। अगला दिया गया है बियर द बर्नट ऑफ। तो अब ये बहुत अच्छा है, कोई किसी को पता हो तो फटाफट बताओ। बियर द बर्नट ऑफ को हम लिख सकते हैं परिणाम भुगतना, ठीक है। बर्नट का मतलब क्या होता है, जलना, और जलने से आप संबंध रख सकते हो कि इस जलने को सहना, ठीक है। बियर मतलब क्या हो जाएगा, सहना। तो आप जब जलना सह रहे हो, किसी भी चीज के जलन आप सह रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, परिणाम को भुगत रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे कनेक्ट करा सकते हो कि जब किसी चीज की जलन को आप सह रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिणाम भुगतना। और इसको हम लिख सकते हैं टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। जो भी कुछ कह सकते हो कि अनहोनी थी या नहीं होना चाहिए था, जो सुखद नहीं था, अनप्लीजेंट का मतलब हो जाएगा जो सुखद नहीं था, उसका मेन पार्ट को सहना ही क्या कहलाता है, परिणाम को भुगतना कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है बीट अबाउट द बस। तो इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको लिखते हैं घुमा फिरा कर बात करना। तो बीट अबाउट द बस का मतलब हो गया घुमा फिरा कर बातें करना। इस चीज को समझ लीजिएगा। फिर इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। अगला दिया गया है बीट ब्लैक एंड ब्लू। ये बहुत अच्छा है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत शानदार होता है, अत्यंत पिटाई करना, ठीक है। तो हम काले को भी पीट दिए, हम नीले को भी पीट दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, ठीक है। तो अत्यंत पिटाई करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अत्यंत पिटाई करना। और देखो ये बस से याद रखना कि किसी चीज को घुमाना, ठीक है, किसी भी चीज को घुमाने के जहां सेंस आता है वहां पे बस का यूज किया जाता है। तो बीट अबाउट बस मतलब घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है।
और ब्लैक एंड ब्लू दोनों को हम पीट दिए, इसका मतलब बहुत ज्यादा पिटाई हो गई। मतलब इतना पीटा गया है कि आपके जिसको पीटा गया है उसकी पीठ पे काले भी निशान पड़ गए हैं, और कैसे निशान पड़ गए हैं, नीले निशान पड़ गए हैं। तो याद रख सकते हो पिटाई बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं बीटिंग मर्सिलेसली, ठीक है। तो मर्सिलेसली, बीटिंग मर्सिलेसली मतलब बिना किसी दयालुता के पीटा गया है। मर्सी मतलब क्या होता है, दयालुता। जो आपका गाना है ना उसका मर्सी, मर्सी ऑन मी, किसका गाना है, फटाफट बताओ जल्दी से, बादशाह का गाना है। तो इस तरह से हम जो मर्सी ऑन मी जब पिटाई हो रही थी तो ये गाना बादशाह ने बना दिया कि मर्सी ऑन मी, दया करो मेरे ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। बीट हॉलो, इसका भी बड़ा शानदार मतलब होता है काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। मतलब आसान से तो आप कर ही रहे हो, मतलब एकदम आराम से, और बुरी तरह से भी पराजित करना, तो इसे बोलते हैं बीट हॉलो। जब हम किसी अच्छे तरीके से किसी इंसान को हरा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं बीट हॉलो। ये तभी हो पाएगा जब हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसली, ठीक है। तो मतलब हम, थ्रोली का मतलब होता है एक फोर्स के थ्रू जो होता है वो हम डिफीट कर रहे हैं उसे। कन्विंसली का मतलब होता है बहुत आराम रूप से, हम कन्विंस्ड हैं कि हम उसे डिफीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बेक एंड कॉल, ये बड़ा अच्छा है। देखिए इसका क्या मतलब होता है, आज्ञा में रहना। मतलब बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। आज्ञा में रहना होता है बैक एंड कॉल। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। जैसे आपके आर्मी वाले होते हैं ना, वहां पे ये सेंटेंस यूज होता है। जो आर्मी वाले होते हैं वो लोग ऐसे ही रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, किस चीज के लिए, आज्ञा लेने के लिए या ऑर्डर को लेने के लिए। जैसे रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, मतलब अगर तुरंत उनको ऑर्डर दिया जाए तो उसको हम आज्ञा, मतलब वो पारित कर सकते हो कि उसका पालन कर सकें, ठीक है, उसका पालन कर सकें। तो इस तरह से वो क्या रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है बेड टू रोजेस। अब देखो बेड ऑफ रोजेस, इसका बड़ा अच्छा मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, आनंद से भरपूर। तो ये तो बहुत आसान है, आई डोंट थिंक इसको करने में कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। तो जिन बेडों पे रोजेस होगा वो आनंद से भरपूर होगा, सोने में बड़ा मजा आता होगा। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, तो जो प्लीजेंट सबसे आनंददायक सिचुएशन होती है आरामदेह की, उसे हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, तो बेड ऑफ थ्रॉन्स। अच्छा, अब ये थ्रॉन्स तो आपको पता होगा ना कि मूवी होती है किसकी, आपके बॉलीवुड की। कितने लोग देखे हो, बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे हैं वो देखें, बड़ा अच्छा होती है क्योंकि इंग्लिश सीखने में बड़ी आसानी होती है, तो वहां पे जाके सीख सकते हो। इसको बोलते हैं तकलीफ से भरपूर। थ्रॉन मीन्स होता है पत्थर, ठीक है, आप कनेक्ट करा सकते हो पत्थर से। और रोजेस का मतलब होता है फूल, तो फूल आराम देता है, थ्रॉन क्या करता है, पत्थर जो होता है वो तकलीफ देता है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब हो गया आरामदेह, और बेड ऑफ थ्रॉन्स का मतलब हो गया तकलीफ से भरपूर। इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, जो बहुत ही कठिनाई की सिचुएशन होगी उसके बारे में इसकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है बेगर डिस्क्रिप्शन। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अवर्णनीय। अवर्णनीय का मतलब होता है कि जिस चीज को आप वर्णन ना कर सको। वर्णन का मतलब होता है जिसका आप डिस्क्रिप्शन ना दे सको। किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं दे पा रहे हो, मतलब उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। देखो आप दो चीजें होती हैं, डिस्क्रिप्शन ना देना इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो भी आप उस चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं सकते हो। दूसरी चीज क्या होता है कि वो चीज ही इतनी अच्छी है, वो चीज बहुत अच्छी है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। जैसे आप कहते हो ना निःशब्द होना, निःशब्द होना मतलब हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, इतनी अच्छी है। जैसे सर की क्लासेस, अंकित सर की क्लासेस इतनी अच्छी हैं कि हम उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते कि कितनी अच्छी है। इस तरह की चीजों को हम कहते हैं अवर्णनीय। दोनों सेंस में यूज हो सकता है, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा वहां पे कि किस तरह के सेंस में यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेस, जिसके पास कोई रिसोर्स ही ना हो, वही नॉलेज की कमी वाली बात हो गई, ठीक है। यानी लैक ऑफ नॉलेज हो, उसके पास क्या हो, लैक ऑफ नॉलेज हो। अपनी कॉपी में जब आप लिख रहे होगे इसको, तो आप बना लिया करो, तो आपको आसानी होगी जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अगला देखते हैं
बेल द कैट, देखो देखो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना। जब भी आप किसी भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाते हो, आई थिंक ये स्टोरी सभी लोगों ने सुनी होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। काफी चूहे होते हैं, प्लान करते हैं कि बिल्ली के गले में हमें घंटी बांधना है, तो कौन बांधेगा, तो बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना। अब चूहे अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएंगे तो क्या वो जिंदा वापस आएंगे, आप खुद सोच सकते हो, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्लियां होती ही इतनी खतरनाक हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, तो आपको भी इसी तरह से पहला स्टेप लेना होगा। जिनको नहीं आ रही है इंग्लिश, उनको पढ़ना होगा, उनको जोखिम उठाना होगा, उनको बेल द कैट करना होगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नहीं तो इंग्लिश आपको डराती रहेगी बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली डराती थी चूहों को, ठीक है। अब आप डिसाइड करो बिल्ली बनना है या आगे आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। वाह, डेविल तो आपको पता ही है, सलमान खान भैया, और डीप सी का मतलब क्या हो गया, तो देखो, दो गंभीर बीमारियों के बीच परेशान होना। डेविल का मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हो शैतान, और डीप सी का मतलब होता है समुद्र के बीच में, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर आप फंस जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों तरफ फंसे हुए हो, बहुत गंभीर परेशानी में आप फंसे हुए हो। दो गंभीर परेशानियों के बीच फंसना ही क्या कहलाता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन में, मतलब दो डिफिकल्ट सिचुएशन में होना ही क्या कहलाता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन का बहुत सीधा मतलब है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, जिसकी गन यानी बंदूक ऊंची है, वो कहा जाता है एक वो है ना, क्या नाम है, कहा जाता है ऊंट, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंटा ऊंचा ऊंट, ऐसे करके बोला जाता है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे आ नहीं रहा है। तो जिसकी बंदूक बड़ी, जैसे कहा जाता है ना कि आप क्रिकेट खेलने जाओ, तो जिसका बल्ला उसकी बैटिंग, तो बैटिंग उसी की आती थी जिसके पास बैट होता था, ठीक है। तो पहले बैटिंग वही करता है, तो इस तरह से गली क्रिकेट का रूल होता है। तो उसी तरह से जिसकी बंदूक बड़ी, वो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसके पास क्या हो, पहुंच जो है, इन्फ्लुएंस जो हो, वो क्या हो, काफी ज्यादा हो, मतलब किसी भी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता ज्यादा हो, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति हो, उसे हम बोलते हैं बिग गन। क्लियर। फिर दिया गया बर्ड ऑफ पैसेज। तो बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है यदा कदा आने वाला, मतलब जैसे चिड़िया जो होती है ना, वो कभी कभी आपको दिख गई, तो चिड़िया जो होती है 24 घंटे थोड़ी नहीं दिखती है, वो कब दिखती है, सुबह सुबह दिखती है, या आपको शाम में दिखती है। मतलब पैसेज के बीच में कुछ एक वर्ड जो कभी कभी आते हैं, उन्हें हम कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। यदा कदा आने वाला, अब इसे हम वन वर्ड में, सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे, वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कभी कभी अवसरों पर, ओकेजन का मतलब होता है अवसरों पर आने वाले को हम क्या कहते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज। जैसे आप लोग हो, आप लोग ना जब वैकेंसी आ जाएगी तभी आप पढ़ोगे, तो आपको क्या कह सकते हैं हम, बर्ड ऑफ पैसेज। क्या कह सकते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब आप चिड़िया, आप जो लोग हैं, जिस प्रकार की चिड़िया हैं, वो आप तभी दिखोगे जब वैकेंसी आएगी, मतलब कभी कभी दिखो, उसके पहले आप दिख ही नहीं सकते हो, तो इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ पैसेज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है बर्ड बर्ड्स आईज विव। तो जो कह सकते हैं चिड़ियों की आंखों का जो विव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरसरी निगाह। जैसे जैसे आप कौवे को देख लो, एग्जाम्पल ले लो कौवे का, ठीक है। कौवे का एग्जाम्पल ले लो, तो एक बार इसकी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से समझना। कौवे में क्या हुआ कि एक कौवा था जो अपने बच्चों को क्या कर रहा था, जो अपने बच्चों को सिखा रहा था कि जो होता है कि अगर आप कहीं भी बैठे हो, तो जैसे ही कोई नीचे झुके ना, तो समझ लो वो पत्थर उठा रहा है, ठीक है। कौवा क्या सिखा रहा था कि समझ लो वो पत्थर उठा रहा है। तो उसके बच्चों में से कुछ एक बच्चा बोला कि मान लो कोई पत्थर जेब से ही रख के आए, तो वो कौवा बोला, बेटा तुम बहुत होशियार हो गए हो, तुम्हारी बात ही अलग है, ठीक है। तो इस तरह से कौवे की स्टोरी थी। तो बर्ड्स आई वीप का मतलब होता है सरसरी निगाह रखना। देखो जैसे ही आप कभी भी चिड़ियों को मारने के लिए पत्थर उठाओ ना, वो भग जाती है, इसका मतलब उनकी निगाह क्या होती है, काफी तेज होती है, यानी ओवर विप किए रहते हैं हम उस सब चीजों पे, ठीक है। अगला दिया गया है बर्ड्स ऑफ अ फेदर। तो
बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब होता है एक ही प्रकृति के लोग, मतलब एक ही तरह के लोग, जैसे हम लोग हैं, सब लोग एक ही तरीके से, यानी इसी एक चैनल से बिलोंग करते हैं, इसी एक चैनल पे पढ़ रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन सब लोग कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एक ही प्रकृति के या एक ही प्रवृत्ति के। जैसे हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हम लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो कुछ तो कॉमन चीजें होंगी सबके अंदर कि क्या है कि टीचिंग जो है वो एक ही प्रवृत्ति के लोग होंगे, टीचर जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीपल विद द सेम आइडिया, जिनके पास एक ही तरह के विचार होते हैं। जैसा कि नेक्स्ट हमारा आ गया बाइट द डस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखना, बाइट द डस्ट का मतलब होता है पराजित होना, पराजित होना मतलब बाइट द डस्ट का मतलब क्या हो गया, पराजित होना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो कैसे याद रख सकते हो, डस्ट का मतलब होता है धूल में, यानी एक तरह से याद रख सकते हो कि धूल में मिलना मतलब होता है कि आप देखे होगे मूवी कौन सी, दंगल, धूल में तभी आप कुश्ती के समय दंगल में दिखाता है, धूल में तभी आप गिर सकते हो जब आपको क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा टू बी डिफीटेड, जो किसी को पराजित करने के लिए हम क्या कहते हैं, टू बी डिफीटेड। नेक्स्ट हमारा आता है 19वां नंबर, ब्लैक शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो यही वाला हाल होता है। परिवार या टीम को शर्मिंदा करने वाला व्यक्ति, इसे बोलते हैं ब्लैक शिप। जैसे कहा जाता है हर घर में एक ब्लैक शिप होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, हर घर में एक ब्लैक शिप होता भी है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आया है। ब्लैक शिप, परिवार या टीम को शर्मिंदा करने वाला व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम, मतलब जो क्या करता है, डिसग्रेस के लिए हो, शर्मिंदा करने के लिए हो, उसे क्या कहते हैं, हम ब्लैक शिप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले का मतलब देखो, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो, ऐसे काम जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो, मतलब अब आपका रास्ता जो हो गया वो आगे अंधेरे वाला हो गया, ब्लाइंड मतलब क्या हो गया, अंधा हो गया, मतलब उस काम में आगे प्रगति संभव नहीं हो, ठीक है। जैसे दिया गया है इंग्लिश में, सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसी सिचुएशन जिसमें अब आगे हम कोई भी प्रोग्रेस जो है वो हम नहीं बना सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड एले, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड डेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, मतलब डेट करना, ठीक है, डेट करना, जिसे हम कहते हैं अंधा अंधविश्वास, या कह सकते हो किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने पे जो हम डेट करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। और इसमें हम क्या कर लिखेंगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, है ना, पहली बार में देखें और पहुंच गए वहां पे, इस तरह की चीजें आती हैं सामने। तो ब्लाइंड डेट का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, लिखा गया है ब्लो वंस वोन ट्रम्पेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में तो हम बहुत बार पढ़े हैं, इंग्लिश में देख लो, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपने खुद के मुंह से काफी ब्लो होना, काफी अच्छी तरीके से फेंकना, एक तरह से कहते हो ना सब लोग, तो फेंक रहे हैं, काफी ज्यादा फेंक रहे हैं, तो इस सब चीजों को अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करना, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ खुद से करना। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है, देखो एक चीज हमने पढ़ा था बैड ब्लड, देखो क्या अभी शुरू में हमने पढ़ा था बैड ब्लड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है। अब यहीं से कनेक्ट करा लो, ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही व्यक्ति, शाही खून है हम, ठीक है। ये अकबर बीरबल का एक धारावाहिक आता है, अगर आप देखे होगे तो उसमें पता चला होगा, एक डायलॉग करता है, मतलब जो उसमें कह सकते हो कि अकबर का लड़के का रोल कर रहा है, उसका ये बड़ा फेमस सा डायलॉग है, शाही खून है हम, तो वहां से इसको याद कर सकते हो। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही व्यक्ति या शाही शाही लोग, रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है। तो रॉयल जो लोग होते हैं या एरिस्टोक्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का मतलब होता है शाही व्यक्ति, शाही व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है ब्लू बुक का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस स्लाइड में, इसको नोट करिएगा। ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, यानी सरकारी रिपोर्ट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट रिपोर्ट। क्या कहेंगे इंग्लिश में, गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हमारे सामने दिया गया है बॉडी एंड सोल का क्या मतलब होता है। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी आप अपने शरीर से भी समर्पित हो, अपनी आत्मा से समर्पित हो, जिसे कहा जाता है पूर्णतया समर्पित हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटायरली, मतलब टोटल, आप कहीं से भी खाली नहीं हो, पूरी तरह से समर्पित करना। नेक्स्ट आता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आकस्मिक विपत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको याद करने का तरीका आप खुद से ढूंढ सकते हो। जैसे ब्लू जो हमारा पानी होता है और आकाश होता है, ये दोनों अलग अलग जगहों से देखने पे ब्लू ब्लू दिखाई देते हैं। जैसे आप पानी पे देखोगे, आप पानी पे यानी कि धरती पे खड़े होकर देखोगे, आकाश को नीला है, नीले, और जब आकाश में खड़े होकर देखोगे तो किस पे नीला है, धरती पे नीला है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो विपत्तियां आती हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में आती हैं, और वो कैसी आती हैं, आकस्मिक। और देखो जो आकाश में विपत्तियां आती हैं, जैसे कभी अचानक से बिजली का कड़कना, बादल बरसना, ये सब विपत्तियां जो होती हैं वो अचानक से होती हैं। ठीक है, इसी तरह से धरती के अंदर भूकंप का आना, ये दोनों जो ब्लू वाली सिचुएशन है, इन सब के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, वो अचानक से आती हैं। और कैसे इन सिचुएशन को कैसे कनेक्ट कराओगे, यानी अगर उसका बोल्ट ढीला है तो आकस्मिक विपत्ति आने वाली है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगा, ब्रेक का जो बोल्ट है उसको हमने कसा नहीं, ढीला छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर विपत्ति तो आएगी ही। ठीक है, अब उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो एक जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात की गई है। आपको याद करने का तरीका मैं फिर से बताता हूं। ब्लू मतलब स्काई भी आपका होता है, ब्लू मतलब आपकी अर्थ भी होती है, दोनों अलग अलग जगहों से। अगर आप अर्थ से स्काई को देखोगे तो आपको ब्लू दिखेगा, और अगर आप स्काई से अर्थ को देखोगे तो ये ब्लू दिखती है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में कब कौन सी घटना हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका क्या मतलब होता है, झगड़े का कारण होना। कल भी मैंने एक बताया था झगड़े का कारण होना, ये आपकी एक्सरसाइज है, बताइएगा कि झगड़े का कारण वहां पे क्या है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हो गया, झगड़े का कारण होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि किसी भी झगड़े का जो सब्जेक्ट होता है वो बनना, यानी कि उसका कारण बनना। अगला हमारे सामने आता है बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इसको बोलते हैं छिपा हुआ वरदान। जैसे कुंती के पास था, माता कुंती के पास था। ठीक है, तो उनके पास क्या था, बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ या छिपा होना या ढका होना। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि ऐसी ब्लेसिंग या ऐसा बून, वरदान, बून का मतलब भी वरदान होता है, ब्लेसिंग का मतलब वो आशीर्वाद होता है, ये चीज ध्यान रखना। बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो कि छिपा हुआ है उसे हम बोलते हैं, जैसे इसे हिंदी में सॉरी आपका जो इंग्लिश होगा उसमें मीनिंग के थ्रू हम लिख सकते हैं हिडन ब्लेसिंग। अगला है बॉजम फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलेंगे, जिगरी दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपका पूछता है। बॉजम फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं, जिगरी दोस्त। ठीक है, इसे बोलते हैं फास्ट फ्रेंड, या कभी कभी इसको ये भी बोलते हैं क्लोज फ्रेंड। ठीक है, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एंड आज का लास्ट है ब्रेक द आइस। तो इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आपके सामने जो समस्या है उसको तोड़ के पहला कदम उठाना, यानी चुप्पी तोड़ना, पहला कदम उठाना। मैंने आपको बताया ना, इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि पहला कदम उठाना, पहला कदम उठाना। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, यानी ब्रेक द आइस। किसी दो लोगों के बीच में चुप्पी बनी है, उसको तोड़ने का मतलब क्या हो गया, ब्रेक द आइस। तो आज की एक्सरसाइज को देख लो दोस्तों, और सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रॉड डे लाइट, ब्रोकन रीड, ब्रॉन स्टडी एंड ब्लो इन द चीन, चाइना शॉप या चीन शॉप। ठीक है, जो भी है, तो इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो एक बार जरूर लाइक बनता है, एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।